नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 5 शहर 5 खबर की शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इसके बाद हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में गरमाई सियासत के बारे में। फिर बात मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां पर किसान महापंचायत हुई। और इसके बाद बिहार के बेलगाम अफसरशाही की भी बात आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला क्यों बोला। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा था। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पीएम का कहना है कि आगामी कुछ वर्षों में देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इसी कड़ी में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज हो गया। कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा। इस के साथ ही राज्य सरकार को इस आयोजन के जरिए करीब 25 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की उम्मीद है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस निवेश कुंभ में अब तक 18,645 एमओयू साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रियम पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। तकरीबन 27 लाख से लेकर 32 लाख करोड़ तक का निवेश की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंचे, शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। खबर यह भी थी कि 3 बजे के आसपास अमित शाह भी पहुंचे हैं। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, आज से 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है और उसके बाद से अब ये 3 दिन तक जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो चलेगी, आज, कल और परसों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ से सांसद भी हैं, वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही और उद्योग जगत की जो बड़ी हस्तियां हैं वो उनके साथ में शामिल रही। मुकेश अंबानी का संबोधन भी हुआ। मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए के एक साल में निवेश करने की भी बात जो है वो खुलकर कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बाजार है उत्तर प्रदेश, और उसमें रिलायंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें निवेश करता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने भी जमकर उत्तर प्रदेश की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया एक तरफ जहां उम्मीद भरी निगाहों से पूरे देश को, भारत को देख रही है, वहीं इस विकास की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पे अग्रसर है। लगातार जिस तरीके से विकास के कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। 2017 के पहले, जब तक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य कहा जाता था। कानून व्यवस्था यहाँ पर ना के बराबर थी। लेकिन जब से योगी जी ने सत्ता संभाली, उसके बाद से यहाँ पे कानून का राज स्थापित हुआ है, विकास की गंगा बही है और कहीं ना कहीं जो बीमारू राज कहा जाता था वो आज देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। और जल्द ही उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास है कि वो जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए, तो उसको भी जल्दी ही उत्तर प्रदेश अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में रहा। उन्होंने कहा आज किस तरीके से विकास की जो है वो विकास की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर जिस तरीके से झांसी से लेकर लखनऊ तक कार्य किए जा रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। और पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई उनका किस तरीके से फीडबैक रहा उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये अहम कह सकते हैं दौरा लखनऊ का रहा, जहां पर उन्होंने इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। अब जो है अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 दिन तक जो है ये महाकुंभ जो है वो चलेगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में निवेश की जो बातें हैं वो कही जा रही। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो निवेश की बात निकल के सामने आई है। 3 दिन तक ये चलेगा, जिसमें 40 देशों के बड़े उद्योगपति जो है वो शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं, या फिर उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार अभी जारी है। और उनके साथ साथ देश के जो घरेलू निवेशक हैं उनको बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कार्य कर रही है, किस तरीके से इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल तैयार किया गया है ताकि यहाँ पर निवेश हो सके, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा हमेशा ही रहा है, चाहे वो चुनाव के वक्त में आप देखें या फिर सामान्य टाइम पर देखें। हमेशा ही रोजगार को लेकर एक बड़ी बहस जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए छिड़ी रहती है। तो ऐसे में सरकारी सेक्टर्स में इतनी रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकती। तो ये बात को सरकार आज 10 तारीख हो गई, कल 11 और परसों 12, और इन 2 दिनों में क्या कुछ आयोजन होने जा रहा है? कुछ रोडमैप ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है इसका?
देखिए पूरा ब्लूप्रिंट जो है पहले ही तैयार हो चुका है 34 सेगमेंट में, यानी कि 34 जो सेशन है वो इस दौरान जो है वो आयोजित किए जाएंगे। हाँ। और उनमें अलग अलग जगहों के जो प्रतिनिधि आएंगे, जो वहाँ के जो उद्योगपति आएंगे, उनका अलग अलग होना है सेगमेंट है। 18,000 से अधिक एमओयू जो है, 18,000 से अधिक जो है वो साइन हुए हैं। और आगे भी अभी ये ठीक है, लगातार इस तरीके से बहुत शुक्रिया कार्यक्रम पूरा आपका जारी प्रियम रहेगा। तमाम तो सारी उसमें जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुरुवार को बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शुक्रवार को पूरे दिन सियासी माहौल गर्म रहा और इसको लेकर प्रदेश भर में विपक्षियों ने सरकार पर हमला बोला और सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान कई जगह पर विपक्षी दलों ने सीएम धामी और उत्तराखंड सरकार का पुतला भी फूंका और सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। प्रदेश भर में लाठीचार्ज का विरोध किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। सौरभ भाटिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले युवा प्रदर्शन करते हैं सड़कों पर, पत्थरबाजी होती है, तो फिर जवाब में पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और आज विपक्ष विरोध कर रहा है सड़कों पर आकर और पुतला फूंक रहा है सरकार का। आज सुबह से ही कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पहले आंदोलन चलता रहा, बकायदा धरना हुआ। धरने के बाद जो है खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौके पे पहुंचे, जहां से एक रैली का आयोजन हुआ। रैली बकायदा जो है कांग्रेस भवन से निकलकर सचिवालय की तरफ जैसे ही निकली, आगे जाके पुलिस के साथ तमाम जो है कांग्रेसियों की नोकझोंक हुई, जिसमें हरीश रावत की तबीयत भी बिगड़ गई। हालांकि ये बात जरूर कही जा सकती है, कल का जो लाठीचार्ज और पथराव हुआ था उससे कहीं ना कहीं अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं कि जो सरकार और जो है सरकार के खिलाफ हो रहा है। लगातार जो है सरकार की तरफ से बयान भी जारी हो रहा है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जो है पुलिस से सेल्फ डिफेंस में जो है लाठीचार्ज किया गया। तमाम जो है तथ्य अभी भी खंगाले जा रहे हैं। बकायदा सरकार की तरफ से जो है मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार जो बेरोजगार युवा हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। लगातार जो है बातचीतों का दौर भी चल रहा है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की घटना सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस ऐसे किसी भी मामले की पुनरावृत्ति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपको बता दें कि कल पुलिस के द्वारा जब जो है ये लाठीचार्ज और पथराव हुआ, उसके बाद 13 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बकायदा मुकदमे दर्ज हुए, कार्रवाई हुई। इसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारियां तक हुई हैं। हालांकि आज जब जो है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जब प्रदर्शन किया तो उन्होंने ये मांग जरूर रखी है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुकदमे जो कायम पुलिस के द्वारा किए गए हैं उनको समय रहते जो है हटा दिया जाए और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, और इसके साथ साथ फिलहाल तबीयत कैसी है हरीश रावत की, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी धरने के दौरान। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कहना है डॉक्टर? बिल्कुल। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज धरने के दौरान उनका बीपी जो लो हो चुका था, जिसके बाद जो है उनको 108 में बकायदा जो है उनके घर तक पहुंचाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने जब उनका उपचार किया तो बीपी सामान्य हो गया था, जिसके बाद जो है हरीश रावत को उनको एम्बुलेंस से ही उनके घर पर छोड़ा गया बकायदा, क्योंकि भीड़ काफी थी। लगातार जो है हरीश रावत के जो स्वास्थ्य है वो जो है पहले से ही खराब चल रहा था, क्योंकि हाथ में चोट थी। इसके अलावा जो है पहले से ही उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो इन तमाम तरीकों की जो दिक्कतें हैं वो उससे कहीं ना कहीं हरीश रावत अभी भी अपने आप को जो है कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार रखते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ये जो पूरा विरोध हो रहा है सौरभ, ये नकल को लेकर हो रहा है। कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि नकल माफिया प्रदेश में सक्रिय हैं। यूके SSC का पेपर लीक हो जाता है और तमाम पेपर उत्तराखंड में लीक हो चुके हैं। और ऐसे में सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि नकल विरोधी कानून हम ला रहे हैं। वो नकल विरोधी कानून के बारे में जरा दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं अगर कोई नकल करता है या करवाता है तो। देखिए, बकायदा जो युवा हैं उनकी ये मांग है कि सरकार के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं पूर्व में कराई गई ये पहले उनकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही आगे के परीक्षाएं जो कंडक्ट कराई जाएं, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं, जिसमें भाजपा नेताओं से लेकर और तमाम जो ये कहा जाए सरकारी विभाग के अधिकारी और मुलाजिम जो इसमें सम्मिलित होते हैं, उन तमाम लोगों के प्रति जो नाराजगी दिखाई दे रही है। अब जो है नकल विरोधी कानून राज्य सरकार लाने जा रही है, जिसको लेकर जो है बकायदा राज्यपाल को यहाँ से तमाम अभिलेख भी भेज दिए गए। जल्दी ये माना जा रहा है कि नकल विरोधी कानून राज्य सरकार का पास हो जाएगा। 10 करोड़ की जो आर्थिक दंड लगेगा, जो सजा का प्रावधान है वो बेहद जो है गंभीर सजाएं होंगी। इसको लेकर बकायदा अभी से तैयारियां की गई हैं। राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि जहां पर भी जो है नकल विरोधी जो संदिग्धता पाई जाएगी, जिन लोगों के खिलाफ पाई जाएगी, नकल करने और करवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि उनकी भूमि और जो उनका पास जो प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्क करने के भी जो है सरकार कार्रवाई करेगी। जी, ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से महापंचायत की जा रही है, जिसमें एमएसपी, गन्ना रेट, बिजली मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और खाप चौधरी, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत शामिल हुए हैं। जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत इसमें शामिल होने पहुंचे, नरेश टिकैत इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और संयुक्त किसान मोर्चा की ये महापंचायत है, जिसमें एमएसपी, गन्ना रेट, बिजली मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई। आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, किसानों की महापंचायत और कई मुद्दों को लेकर किसान आज नजर आए इस महापंचायत में। देखिए शिवम जी, आपको बता दो, आज सुबह से ही यहाँ किसान महापंचायत में हजारों की तादाद में जो है वो किसान यहाँ जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में पहुंच चुके थे। हाँ। और अब की अगर अभी अपडेट की बात करें तो इस समय जो किसान महापंचायत है वो समाप्त कर दी गई है। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उनके द्वारा मंच से जो धरना लगातार 13 दिन से चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ किसान महापंचायत जो है वो भी समाप्त हो गई है। और आपको बता दो, जो मुजफ्फरनगर एसएसपी हैं संजीव सुमन, वो मंच पर, यहाँ किसान महापंचायत के मंच पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये कहा है कि सरकार के और जो किसानों के बीच जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गैपिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसको सोल्व करने का पूरा प्रयास किया जाए। जो किसानों के जो मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष जरूर रखे जाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं इस आश्वासन के बाद जो है जो किसान महापंचायत चल रही थी और जो धरना लगातार चल रहा था 13 दिन से, वो अब समाप्त हो गया है। और इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो ये 2024 चुनाव को लेकर इन्होंने कमर कस ली है मोदी सरकार के खिलाफ और फिर से धरना देंगे, जिस तरह से पिछले साल किया गया था। बिल्कुल 2024 का जिक्र जरूर है। और 2024 में जो अगर राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत ने कहा है कि 2024 में 26 जनवरी 2024 को एक ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और बताया जाएगा, लोगों के बीच जाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा किस तरह से जो सरकार है उनकी वो जो दमनकारी नीतियां जो चल रही हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। और कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में एक बार फिर पटकनी देने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आशुतोष, एमएसपी को लेकर किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि एक एमएसपी मूल्य निर्धारित हो किसानों का, उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम मिले, उचित मूल्य मिले। और इसको लेकर जब किसान आंदोलन में थे दिल्ली में, गाजीपुर बॉर्डर पर, अलग अलग तमाम जगहों पर, तब भी एमएसपी का मुद्दा काफी तूल पकड़ा था, लेकिन इसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल शिवम जी, अगर आज किसान महापंचायत की बात करो, किसान महापंचायत में मुख्य मुद्दा जो था वो एमएसपी का ही था और जो आवारा गौवंश है उनका मुद्दा मुख्य रूप से रहा है। तो अगर एमएसपी की बात की है तो एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत ने एक बार क्लियर कर दिया है कि 20 मार्च को जो दिल्ली में जो पंचायत होने वाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनके अपने जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, जो किसान है, उनको कमर कस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 20 मार्च के लिए सभी अपनी तैयारियों में जुट जाए और 20 मार्च को राकेश टिकैत अपने जो सहयोगी हैं उन सभी के साथ दिल्ली के लिए कूच करेंगे, वहां पंचायत में वो शामिल होगा और वहां पर जो प्रमुखता से जो मुद्दा उठाया जाएगा वो कहीं ना कहीं एमएसपी का ही मुद्दा होगा, जिसको वो प्रमुखता से उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो किसानों ने तैयारी पूरी कर ली है। अगली खबर का रुख करेंगे बिहार से खबर, जहां पर इन दोनों प्रशासनिक अधिकारी काफी चर्चा में हैं। के पाठक और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बीच गाली गलौज देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक आईपीएस अधिकारी अपने जूनियर को गाली गलौज करने का आरोप लगा रहा है। अब आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज डीजी शोभा अहुतकर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईपीएस विकास वैभव ने ट्वीट कर लिखा कि आईजी ने मुझे होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज का दायित्व दिया था और तब से ही सभी नव दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं, पर प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां नहीं सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। विकास वैभव ने देर रात ट्वीट कर अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया है और इस ट्वीट को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आईपीएस विकास वैभव का दर्द छलक उठा सोशल मीडिया पे और वो कह रहे हैं कि डीजी मैडम रोज गाली देती हैं,
हालांकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले के पाठक सीनियर आईएएस अधिकारी बिहार सरकार में, बिहार के अंदर, और वो भी गाली देने का उनका मामला सामने आया था। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी का एक दर्द है जो सीधा आरोप लगा रहे हैं एक सीनियर आईपीएस पर और कह रहे हैं कि डीजी मैडम रोज गाली देती हैं, गालियां दे रही हैं। तो इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी गालीबाज होगी, बेलगाम अफसरशाही होगी, तो फिर सोचिए कि प्रदेश का भविष्य किस ओर जा रहा है। प्रदेश में अधिकारी आखिरकार क्या कर रहे हैं? गालीबाज अधिकारियों पर आखिरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है बिहार सरकार और नीतीश कुमार? तो आईपीएस विकास विभाग का दर्द छलक उठा। ये खबरें भी आपको, एक ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने साझा की। तो हालांकि इससे पहले एक और मामला सामने आया था के पाठक का, सीनियर आईएएस बिहार के पाठक, और ये बात सामने आई थी, कहा गया था गाली गलौज को लेकर इन पर भी आरोप लगा था, लेकिन बावजूद उसके ये जो गालीबाज घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। डीजी मैडम की गाली की शिकायत पर आईजी को नोटिस दे दिया गया। हालांकि सीएम ने कहा है कि ऑफिसर का काम ट्वीट करना नहीं है, जांच होगी। ये भी बात नीतीश कुमार ने कही है। डीजी मैडम की गाली से शिकायत करने पर सीनियर आईपीएस वैभव विकास वैभव को नोटिस जारी किया गया और नोटिस में उनसे पूछा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया क्या वो आईपीएस सर्विस का उल्लंघन नहीं है। विकास वैभव ने मौखिक रूप से बताया कि मैंने डिपार्टमेंट से 60 दिन की छुट्टी की मांग की है, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया। इधर विकास वैभव और होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर के बारे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि नियम ट्वीट करना नहीं है। कोई ऑफिसर है, कोई नौकरी करता है, उसका काम ट्वीट करना नहीं है। यह सबसे विचित्र बात है। यदि आपके साथ कोई समस्या है तो उसके लिए जगह है, वहां जाकर अपनी शिकायत कीजिए, उस पर तुरंत रिस्पॉन्स होता है। लेकिन ये तो विचित्र बात है, सार्वजनिक तौर पर ट्वीट हो रहा है, ये गलत है। इन तमाम मामलों की जांच कराई जा रही है। होमगार्ड एंड फायर सर्विस डीजी की तरफ से 9 फरवरी देर शाम ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर वैभव विकास को देना होगा। बता दें कि होमगार्ड एंड फायर सर्विस के आईजी वैभव विकास ने ट्विटर पर लिखा था कि डीजी मैडम से गालियां सुन रहा हूं। स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा गया है कि आपने सोशल मीडिया पर अपने वरीय पदाधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। आपका ये काम अखिल भारतीय सेवा संघ आचार नियमावली के खिलाफ है। 24 घंटे के अंदर जवाब दें। लेटर में लिखा गया है कि वायरल मैसेज में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाने की बात को पब्लिक डोमेन में लाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा कार्यालय की बैठकों में होने वाली चर्चाओं की रिकॉर्डिंग की जाती है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद में अडानी मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों को प्रमुख बिंदु को संबोधित करते हुए बिना दोनों सदनों में भाषण दिया है। सरकार अहंकारी है, बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। नितिन चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा है कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण दिया, लोकसभा में भाषण दिया, लेकिन जो आरोप उन पर लगाए गए अडानी को लेकर उसका जवाब नहीं दिया गया। सीधा हमला बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर।
जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा में भाषण दिया था उन पर चंकों को हटवाया गया, जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी पे बात की है, मुद्दों पर बात की गई है, तमाम मुद्दे को देखते हुए जो कल राज्यसभा में बात की गई थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये जो भाषण है उसमें से हमारे जो चंक है वो हटाए गए हैं, कि अडानी की उसमें बात की गई थी, अडानी के जो शेयर इतनी जल्दी गिर रहे हैं, तो उसी को लेकर जो है बातचीत की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पे उन्होंने साफ निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरीके के जो भाषण हमने दिए थे, तो भाषण जो संसद के अंदर से जो हटाए गए हैं, तो वो किस तरीके से हटाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी बातें रखी थी। और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है। कल आप देख रहे थे जब जिस समय राज्यसभा में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस के नेता सांसद राज्यसभा के अंदर नारे लगा रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ, और अडानी मोदी भाई भाई कुछ इस तरह से ये नारेबाजी संसद में हो रही थी। तो क्या ये कांग्रेस विपक्ष की भूमिका वाकई में अदा कर पा रही है कांग्रेस? क्या ये शोभा देता है विपक्ष को कि देश का सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति भाषण दे रहा है, कोई गंभीर बात कह रहा है, और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, नारेबाजी कर रही है संसद के अंदर? जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राज्यसभा के अंदर अपना भाषण दे रहे थे, तो भाषण के देते हुए जो है कांग्रेस के जो विपक्ष नेता हैं वो मोदी के जो है नारे लगा रहे थे, और वहीं अडानी की बात जो है नारे लगा रहे थे। जिस तरीके से अडानी के मामले को देखते हुए वो बातचीत करना चाह रहे थे, जेपीसी की जो मांग विपक्ष कर रहा था, तो उसको देखते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा गया कि आखिरकार अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनका जो है कौन उनका जवाब दिया जाएगा। तो लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब अपनी भाषण देते हुए कह रहे थे, विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था राज्यसभा के अंदर, और उसमें जो है तमाम जो मुद्दे थे उन पे जो है उन्होंने आरोप लगाया, और कहा है कि इस तरीके के जो आरोप हैं, जो भाषण उन्हें कांग्रेस ने दिए हैं और कांग्रेस के जो स्पीच दी थी उस स्पीच में से जो कुछ चंक हैं वो हटाए गए हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है बेरोजगारी पे बात की है, तमाम मुद्दों पर देखते हुए बातचीत की है, खुद अडानी के मामलों को देखते हुए बात की, कहा है कि जिस तरीके से अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं उसमें जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातचीत करना नहीं चाहते, जो अडानी ने जो सारे इतना घोटाले कर रहे हैं उस घोटाले का जो जवाब है आखिरकार कौन देगा, तो उसी को देखते हुए आज पार्टी के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने यही आरोप लगाए और कहा है कि इस तरीके के जो चंक यहाँ पर हटाए गए हैं संसद के अंदर से, जो स्पीच जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड की गई थी, तो रिकॉर्ड में से वो स्पीच में से हटाए गए हैं। जिस चंकों को देखते हुए आज कांग्रेस ने आरोप लगाया, खुद पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही मामला बताया गया और कहा इस तरीके के जो आरोप लगाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था और विपक्ष पूरी तरीके से मांग कर रहा था जेपीसी की, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं और जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सवालों से जो है जवाब मांग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब नहीं दिया, तो उसको देखते हुए जो चंक वहां से हटाए गए, उस पर जो नाराजगी कांग्रेस ने अपनी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ साथ नितिन, कल हमने देखा किस तरह से यूथ कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया गया एसबीआई एलआईसी के दफ्तर के बाहर, और लगातार ये मांग की गई कि अडानी वाले मुद्दे को लेकर सरकार चुप क्यों है, सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है, सरकार इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग लगातार कही जा रही है विपक्ष की ओर से। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन किया था एसबीआई के सामने जाके, और साथ ही इसी चीज़ को जो है अडानी के मुद्दे को जो है सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, सदन के अंदर भी जो है हंगामा चल रहा था। उसी को देखते हुए जिस तरीके से अडानी के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस जो है रोडों पर नजर आ गई और कहा जिस तरीके के जो अडानी के मुद्दे थे उन पर जो है विपक्ष ने पूरी तरीके से सवाल जवाब रहे थे, लेकिन सरकार जो है जवाब नहीं दे रही थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन किया और कहा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अडानी और भाई का रिश्ता बताया गया था, इस तरीके को देखते हुए जो कांग्रेस पूरी तरीके से हमला बोल रही है। हम कह रही है उसके बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच दे रहे थे इस लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो उसी के जो है उनने जो है पूरी तरीके से मांग की गई थी, जेपीसी से जो है इसकी मांग कराई जा रही थी। लेकिन उसके बाद में जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सरकार ने जो जवाब नहीं दिया, तो उसको देखते कांग्रेस पूरी तरीके से नाराजगी जाहिर करी। कल राज्यसभा के अंदर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के जो है भाषण सुनते रहे, लेकिन उस पर भी जो है यही नारे लगाए कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के जो नारे हैं उस राज्यसभा के अंदर लगाए गए थे। तो उसी को देखते हुए अडानी की जो मांग है जांच कराने की जो मांग कराई जा रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, इतने घोटाले यहाँ पर कराए जा रहे, तो आखिरकार उसकी जांच कब होगी। जो बेरोजगारी की बात की गई थी और वहीं जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में खबरें लगातार जारी हैं।